डियर फ्रेंड्स, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इसी टॉपिक के बारे में हमारा डिस्कशन चल रहा है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस टॉपिक जो बहुत इंटरेस्टेड और इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट। हम सबको पता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है। आज देखेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो चलो स्टूडेंट, आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टेड और आसान है। टॉपिक डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी फॉर्मेशन करने के लिए कौन सी प्रोसेस होती है उसी से रिलेटेड है, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में हमारा डिस्कशन चलने वाला है। तो चलो स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक की। सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन नीट एग्जाम में इसी के अंदर क्वेश्चन आना ही है, यानी कि मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम टॉपिक जब कंप्लीट करेंगे तो हमें पता चलेगा टॉपिक से हमें कितने आसानी से मार्क्स मिलने वाले। शुरुआत करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन की। डीएनए रेप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टेड पार्ट है जो आज हमें कवर करना है स्टूडेंट। डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन। सर, डीएनए रेप्लिकेशन इसका मीनिंग क्या होता है? हम सबको पता है रेप्लिकेशन यानी कि डुप्लीकेट होना, कॉपी दूसरी प्रोड्यूस होना, और जो प्रोड्यूस होने वाली कॉपी है उसी कॉपी का सेम एग्जैक्ट कॉपी रहता है पेरेंट्स से, और जो प्रोड्यूस वाली कॉपी अगर पेरेंट्स से एग्जैक्ट रहेगी तो वो रेप्लिकेशन बन गया, वो डीएनए डुप्लीकेशन बन गया। तो इसी प्रोसेस के अंदर वही देखना है डीएनए किस प्रकार से रेप्लिकेट होता है। ठीक है, अब देखो डीएनए रेप्लिकेशन करने के लिए हमें दो प्रोसेस दिए वाली है, और दोनों प्रोसेस बहुत इंटरेस्टेड और बहुत आसान है स्टूडेंट। जो फर्स्ट वन प्रोसेस है उसे एटोकैटालिसिस के नाम से हम जानते हैं, एटोकैटालिसिस। ठीक है, सिंपल सी बात है स्टूडेंट। एटोकैटालिसिस मीन्स सेम कॉपी प्रोड्यूस करना। अब देखेंगे क्या है, तो उसके बाद जो दूसरी है वो है हेटेरोकैटालिसिस। ठीक है, सेकंड वन क्या है? हेटेरोकैटालिसिस। ठीक है, अब ये दोनों प्रोसेस वहाँ पर, एक एटोकैटालिसिस है, दूसरी हेटेरोकैटालिसिस है। दोनों प्रोसेस डीएनए रेप्लिकेशन से रिलेटेड है। तो डीएनए रेप्लिकेशन में एटोकैटालिसिस का मीनिंग क्या होता है? एटो मीन्स सेम होता है, ये तो सबको पता है। हेटेरो मीन्स डिफरेंट होता है, ये भी सबको पता है। लेकिन क्या सेम है, क्या डिफरेंट है, और उसी के बेसिस पे एटोकैटालिसिस क्या है, हेटेरोकैटालिसिस क्या है, ये भी देखेंगे। तो देखेंगे एटोकैटालिसिस की सबसे फर्स्ट डेफिनेशन। अब देखो एटोकैटालिसिस के अंदर क्या दिए वाला है, मींस एटोकैटालिसिस के अंदर अगर डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस के अंदर डीएनए की ही कॉपी प्रोड्यूस हो रही है, मींस द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन विच रिस्पॉन्सिबल टू डीएनए फ्रॉम द डीएनए, डीएनए से डीएनए प्रोड्यूस हो रहा है। रेप्लिकेशन प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल किस लिए है? डीएनए से डीएनए प्रोड्यूस करने के लिए, और डीएनए से डीएनए प्रोड्यूस हो रहा है तो वो एटोकैटालिसिस बन गया। यानी कि जो हमने यहाँ पर रिएक्शन लिखी है वो है रिएक्शन एटोकैटालिसिस की, यानी कि फर्स्ट नंबर की। उसके बाद सिंपल सी बात है, हेटेरोकैटालिसिस में क्या होता है? हम 2 नंबर लिखेंगे यहाँ पर रिएक्शन के लिए। हेटेरोकैटालिसिस यानी कि थोड़ी डिफरेंट कॉपी प्रोड्यूस हो रही है, थोड़ी डिसिमिलर कॉपी प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन प्रोड्यूस करने वाला डीएनए ही है। डीएनए अगर डिफरेंट और अदर कॉपी प्रोड्यूस करता है, डिसिमिलर कॉपी प्रोड्यूस करता है, तो हेटेरोकैटालिसिस बन गया। लेकिन डिसिमिलर कॉपी कौन सी है? डियर स्टूडेंट देखो, डीएनए अगर आरएनए प्रोड्यूस कर रहा है तो ये थोड़ा डिसिमिलर कॉपी बन गई डीएनए की, तो इसलिए हम इसे हेटेरोकैटालिसिस कहेंगे। तो ये 2 प्रोसेस है डीएनए रेप्लिकेशन के। अब डीएनए रेप्लिकेशन जो चलता है वो कुछ एंजाइम के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर 2 बातें समझ में आ गई, एक एटोकैटालिसिस समझ में आ गया, दूसरा हेटेरोकैटालिसिस। ये सिंपल से 2 वहाँ पर हमने टाइप्स देखे। अब थोड़ा आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद हमें क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं उन्हीं क्वेश्चंस के बेसिस पर ये टॉपिक चल रहा है, यानी कि आगे चलकर जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो कौन से होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, वो हमें पता चलने वाला है। लास्ट टाइम एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था, उसके पहले भी एग्जाम में क्वेश्चन आया था, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आने के चांसेस है। स्टूडेंट, ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हमारे नीट के एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखेंगे डीएनए रेप्लिकेशंस के लिए
और क्या ज़रूरी है? डीएनए रेप्लिकेशन के लिए एंजाइम की ज़रूरत होती है स्टूडेंट। एंजाइम क्या करते हैं? एंजाइम तो हम सबको पता है, एंजाइम डिफरेंट टाइप्स के एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करते हैं, डिफरेंट टाइप के एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। तो उसी तरह डीएनए रेप्लिकेशन में एंजाइम का क्या वर्क है और एंजाइम कौन से हैं वो हम देखेंगे। फंक्शन के साथ हम एंजाइम देखने वाले हैं। फंक्शंस के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं और एंजाइम्स के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। तो चलो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के लिए हम थोड़ा स्पेस बनाएंगे यहाँ। अब देखो, पोर्शन थोड़ा इरेज करेंगे, इरेज करने के बाद स्पेस बनेगा, स्पेस बनने के बाद एंजाइम क्या है इसका पता हमें चलने वाला है। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं। सीधा सीधा एंजाइम्स के लिस्ट हमें देखना है और जो एंजाइम्स है वो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए एक टाइप के क्या है वो रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट। तो एक टाइप के अगर एक रिक्वायरमेंट्स है तो कौन से एंजाइम है? सबसे फर्स्ट वाला जो एंजाइम दिए वाला है वो है हेलिकेज। ठीक है फ्रेंड्स, हेलिकेज एंजाइम, इसी का फंक्शन क्या है? हेलिकेज मतलब क्या होता है? हेलिकेज का मतलब है, देखो हेलिक्स यानी कि एक कंडीशन है और जिस कंडीशन में डीएनए हमें हेलिक्स फॉर्म में दिखता है, डीएनए हमें रैप्ड फॉर्म में दिखता है। तो ये हेलिक्स के लिए बना हुआ हेलिकेज एंजाइम है। ये हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा? तो हेलिकेज एंजाइम जो है वो डीएनए के स्ट्रैंड को फ्री ऑफ कर देगा, मीन्स रिमूव करेगा हेलिक्स को। जो भी डीएनए स्ट्रैंड है उससे रिमूव करेंगे, मीन्स इट हेल्प्स, इधर फंक्शन लिखेंगे हम, हेल्प्स टू रिमूव हेलिक्स इन डीएनए स्ट्रैंड। डीएनए स्ट्रैंड के अंदर जो भी हेलिक्स है वो रिमूव करेगा। कौन करेगा? हेलिकेज एंजाइम करेगा। अब हम सबको पता है डीएनए डबल स्टैंडर्ड है फ्रेंड्स। अगर डीएनए डबल स्टैंडर्ड है तो उसी डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखता है। अब ये डीएनए अगर रेप्लिकेट होना है तो इसी वाइंडिंग कंडीशन में तो रेप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। अब वाइंडिंग कंडीशन में रेप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है तो इसे क्या करना पड़ेगा? अनवाइंड करना पड़ेगा, उसे अलग निकालना पड़ेगा, दोनों स्टैंड को सेपरेट करना पड़ेगा। लेकिन दोनों स्टैंड को सेपरेट करने के लिए हेल्प कौन करेगा? तो हेलिकेज करेगा। हेलिकेज वहाँ पर एक्ट हो जाएगा। एक्ट होने के बाद जो भी यहाँ पर हेलिकेज नेचर है वो फ्री ऑफ हो जाएगा और फ्री ऑफ होने से हमें इस तरह से क्या मिलेंगे? डीएनए के दो सेपरेट स्टैंड मिलेंगे। अब दोनों स्टैंड सेपरेट हो गए। दोनों स्टैंड को सेपरेट करने के लिए हेलिकेज ने वहाँ पर वर्क किया है। अब हेलिकेज वहाँ पर वर्क करता है तो हमें डीएनए का स्टैंड सेपरेट मिलता है। अब उसके बाद देखो सेकंड एंजाइम है इसी एंजाइम लिस्ट के अंदर, जो सेकंड है उसे कहेंगे टोपो आइसोमरेज। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट? ये एंजाइम यहाँ पर क्या वर्क करेगा? टोपो आइसोमरेज क्या करेगा? अगर ये दोनों स्ट्रैंड फ्री ऑफ हो रहे, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो रहे तो इन्हीं के अंदर टेंशन है, इन्हीं के अंदर स्ट्रेंथ है। उन्हीं स्ट्रेंथ को, टेंशन को रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है रेप्लिकेशन से पहले। उसके बाद रेप्लिकेशन पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन अगर टेंशन रिमूव नहीं होगा तो रेप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होता है। तो इसी रेप्लिकेशन को पॉसिबल करने के लिए हेलिकेज ने वहाँ पर हेलिक्स को फ्री ऑफ कर दिया। हेलिक्स फ्री ऑफ हो गया और रही जो बात टोपोआइसोमरेज की, तो टोपोआइसोमरेज क्या करेगा? टोपोआइसोमरेज टेंशन रिमूव करेगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे रिमूव टेंशन। टेंशन वहाँ पर रिमूव हो जाएगा। टेंशन रिमूव हो गया। अब उसके बाद हमें थर्ड एंजाइम मिलने वाला है। अब थर्ड एंजाइम कौन सा है? तो थर्ड एंजाइम जो दिए वाला है वो है डीएनए। लेकिन उससे पहले हमें कुछ प्रोटीनियस एंजाइम भी वहाँ पर देखना है। प्रोटीनियस एंजाइम के अंदर क्या करता है? टोपोआइसोमरेज आ गया, टोपोआइसोमरेज से टेंशन रिमूव हो गया। उसके बाद स्टैबिलाइजिंग प्रोटीन्स वहाँ पर आएगा और स्टैबिलाइजिंग प्रोटीन्स क्या करेगा? एंजाइम लाइक एक्शन करेगा और उन्हीं स्टैंड को स्टेबलाइज में कन्वर्ट करेगा, उन्हीं को स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद फोर्थ जो पार्ट दिए वाला है वो है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एंजाइम बन गया फोर्थ नंबर का। इसी का वर्क क्या है? डीएनए पॉलीमरेज क्या वर्क कर सकता है? अब देखो इतने सारे एंजाइम हमने लिए हैं। सबसे फर्स्ट हमने एंजाइम के लिस्ट में हेलिकेज लिया था।
हेलिकेज ने वहाँ पर हेलिक्स फॉर्म बताया, जो भी कंडीशन थी उसे रिमूव कर दिया, उसे फ्री ऑफ कर दिया। रही बात टोपोइसोमरेज की, वो टेंशन रिमूव करने के लिए हेल्प करता है। टेंशन रिमूव करने के बाद स्टेबलाइजिंग प्रोटीन दोनों स्टैंड को स्टेबल कर रहा है, दोनों स्टैंड को स्टेबलाइजिंग कंडीशन के अंदर ला रहा है, और दोनों स्टैंड स्टेबलाइजिंग कंडीशन के अंदर आ रहे, तो उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज है। और जो डीएनए पॉलीमरेज है स्टूडेंट, तो वो डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, वो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट प्राइमर रिमूव करने के लिए हेल्प करेगा। अब प्राइमर क्या है वो थोड़ी देर में हमें पता चलने वाला है। तो ये क्या करने वाला है, हेल्प्स टू रिमूव प्राइमर। रिमूव प्राइमर, प्राइमर क्या है तो हमें थोड़ी देर में पता चलने वाला है। तो प्राइमर को रिमूव करने के लिए हेल्प करेगा। यही एंजाइम गैप फिलिंग के लिए भी सपोर्ट करता है, मीन्स इट आल्सो हेल्प्स इन गैप फिलिंग। गैप फिलिंग के अंदर ही वो हेल्प कर रहा है, और वो हेल्प करेगा। अब गैप फिलिंग क्या होता है वो भी हम थोड़ी देर के बाद देखने वाले। जब हम डायग्राम निकालेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो हमें डिटेल में पता चलने वाला है। अभी हम इतना ही याद रखेंगे, रिक्वायरमेंट्स के अंदर हमें एंजाइम की लिस्ट देखना है, और उन्हीं एंजाइम का फंक्शन भी हम साथ में ले रहे हैं। जब लिस्ट है तो हेलिकेज लिया हमने, उसका फंक्शन लिया, टोपोइसोमरेज लिया, उसका फंक्शन लिया, स्टेबलाइजिंग प्रोटीन लिए, वो एंजाइम लाइक वर्क करता है, उसके बारे में बताया, और डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो प्राइमर रिमूव करेगा और गैप फिलिंग को हेल्प करेगा। उसके बाद 5th नंबर जो दिया है, जो अनदर एंजाइम है, एंजाइम की लिस्ट के अंदर हमें बहुत बड़ी लिस्ट दी वाली स्टूडेंट्स, नियर अबाउट 8 एंजाइम्स वहाँ पर है। उन सभी एंजाइम को यहाँ पर देखना है। डीएनए पॉलीमरेज हो गए, उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम आता है। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के बाद डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एंजाइम है। इसी के अंदर डिफरेंट टाइप्स है स्टूडेंट, इसी के अंदर 3 टाइप्स मिलते हैं। फर्स्ट वाला टाइप जो है वो है अल्फा सब यूनिट, ठीक है। फर्स्ट वाला जो है वो अल्फा सब यूनिट, यानी कि अल्फा सब यूनिट से वो बना है, और ये अल्फा सब यूनिट क्या करेगा, कैटालिसिस लाइक वर्क करेगा। कैटालिसिस तो सबको पता है, कैटालिसिस क्या होता है, रिएक्शन का रेट बढ़ाता है, मीन्स इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, उसे हम कैटालिसिस कहते हैं। तो कैटालिसिस लाइक वर्क करेगा। उसके बाद अनदर जो दिए वाला है बी नंबर, इप्सिलॉन सब यूनिट, इसी का भी इंपॉर्टेंट वर्क है इप्सिलॉन का। इप्सिलॉन का क्या वर्क है, तो ये प्रूफ रीडिंग करेगा स्टूडेंट। क्या करेगा, प्रूफ रीडिंग। अब प्रूफ रीडिंग क्या है ये भी पता चलेगा हमको थोड़ी देर बाद। प्रूफ रीडिंग फॉर डीएनए स्टैंड, फॉर रेप्लिकेशन हम कह सकते हैं, फॉर रेप्लिकेशन। जब रेप्लिकेशन कंप्लीट होता है तो उसी की प्रूफ रीडिंग करने के लिए हेल्प करने वाला सब यूनिट है। और फाइनली और एक सब यूनिट हमें यहाँ पर दिखता है इप्सिलॉन के बाद, बीटा सब यूनिट C1 बीटा। अब फाइनली एक सब यूनिट दिखता है, वो है बीटा सब यूनिट। उसी का वर्क क्या होता है, तो उसी का वर्क है स्लाइडिंग क्लैम लाइक वर्क है। तो बीटा सब यूनिट देखेंगे, थर्ड वन बीटा सब यूनिट। बीटा सब यूनिट का वर्क क्या है, तो वो स्लाइडिंग वर्क करेगा, स्लाइडिंग क्लैम लाइक, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर जो भी स्लाइडिंग चलेगी तो उसी के लिए ये हेल्प करने वाले एंजाइम है। अब देखो डीएनए पॉलीमरेज के हमें 3 सब यूनिट्स मिले हैं। सबसे फर्स्ट वाला था वो अल्फा सब यूनिट था, इसी के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था। उसके बाद इप्सिलॉन सब यूनिट है, वो प्रूफ रीडिंग करने के लिए हेल्प करता है, रेप्लिकेशन प्रॉपरली हुआ या नहीं हुआ ये रीडिंग करने के लिए इसी की ज़रूरत होती है। अगर रेप्लिकेशन प्रॉपर नहीं हो गया तो आगे के चलकर सेल डिवीज़न नहीं प्रॉपर हो जाएगा, सेल डिवीज़न प्रॉपर नहीं हो जाएगा तो प्रॉपरली वहाँ पर हमें डेवलपमेंट और ग्रोथ नहीं दिखने वाली, तो ये रीडिंग ज़रूरी है। उसके बाद बीटा सब यूनिट का क्या वर्क है, तो ये इलोंगेट करता है प्रोसेस को या फिर उसे स्लाइडिंग क्लैम लाइक वर्क करने के लिए सपोर्ट करता है। तो ये हो गया 5th नंबर का एंजाइम। उसके बाद और एक एंजाइम दिए वाला है जो 6th नंबर का एंजाइम है स्टूडेंट, उसे हम फॉस्फोराइलेज कहेंगे। हम यहाँ पर हम लिखेंगे जो अनदर है वो फॉस्फोराइलेज। क्या होता है फॉस्फोराइलेज का वर्क, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है स्टूडेंट। हम डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस चालू करेंगे तो फर्स्ट स्टेप हमारी वही है जो एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड है। एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड के अंदर जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स दिए हैं, न्यूक्लियोटाइड्स जितने भी दिए हैं, जैसा कि हम सबको पता है न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर नाइट्रोजन बेसिस है। नाइट्रोजन बेसिस में फर्स्ट वाला एडेनाइन होता है,
उसके बाद हम एडेनाइन के बाद थाइमिन, ग्वानाइन और साइटोसिन, इन तीनों न्यूक्लियोटाइड के बेस को वहाँ पर एक्टिव करना होता है। ये सिंपली एएमपी के फॉर्म में, यानी कि एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये एडिनोसिन नहीं कहेंगे हम, इसे एडेनाइन मोनोफॉस्फेट कहेंगे, सॉरी। तो ये सिंपली एडेनाइन मोनोफॉस्फेट है। ये थाइमिन मोनोफॉस्फेट टीएमपी, ग्वानाइन मोनोफॉस्फेट और साइटोसिन मोनोफॉस्फेट, इसी तरह से मोनोफॉस्फेट के फॉर्म में प्रेजेंट रहने वाले क्या है, तो ये फॉस्फेट ग्रुप कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड्स और नाइट्रोजन बेसिस है। उसके बाद देखो इन्हीं को एक्टिवेट करना है, और एक्टिवेट करने के लिए फॉस्फोराइलेज एंजाइम का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये फॉस्फोराइलेज एंजाइम क्या करेगा, इन्हीं न्यूक्लियोटाइड के बेस को एक्टिव करेगा। इन्हीं बेसिस को एक्टिव करेगा तो हमें क्या मिलने वाला है, एटीपी मिलने वाला है, यहाँ पर टीटीपी मिलने वाला है, उसके बाद जीटीपी मिलेगा और फाइनली सीटीपी मिलेगा। तो ये एक्टिवेशन के लिए फॉस्फोराइलेज एंजाइम बहुत ज़रूरी होता है रेप्लिकेशन के लिस्ट के अंदर। और जो लास्ट रेप्लिकेशन के लिस्ट के अंदर हमें एंजाइम दे वाला है वो 7th नंबर का है, उसे हम न्यूक्लिएज एंजाइम कहेंगे। 7th वन न्यूक्लिएजेस। इसका वर्क क्या है स्टूडेंट न्यूक्लिएजेस का, तो ये भी वर्क क्या करेगा, तो ये वर्क करेगा डीएनए रेप्लिकेशन प्रूफ रीडिंग करेगा। क्या करेगा, प्रूफ रीडिंग करेगा। तो इसी तरह से ये कुछ लिस्ट हो गई एंजाइम की। यानी लिस्ट के बेसिस पर पता चलता है किस प्रकार से डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट होने वाला है। इतने सारे एंजाइम रेप्लिकेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अब देखते हैं डीएनए रेप्लिकेशन अगर चलेगा तो बहुत सारे वहाँ पर स्टेप्स है, प्रोसेसेस है, वो प्रोसेस हमें देखना है। अब देखो फिर से एक बार हम क्या करेंगे, इन सभी एंजाइम को रिवाइज करेंगे, और इन सभी एंजाइम को रिवाइज करने के बाद उन्हीं के फंक्शंस देखेंगे। फंक्शंस के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सबसे पहले हमने डीएनए रेप्लिकेशन देखा। डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर हमें 2 स्टेप्स दिखते हैं, एक एटोकैटालिसिस दिखेगी, एटोकैटालिसिस दिखेगी, और जो अनदर है वो हेटेरोकैटालिसिस दिखेगी स्टूडेंट, हेटेरोकैटालिसिस। ठीक है, इसी तरह से 2 स्टेप्स वहाँ पर दिखते हैं, एटोकैटालिसिस, ठीक है, और दूसरी है हेटेरोकैटालिसिस। दोनों स्टेप्स की डेफिनेशन देखी हमने, तो डीएनए से डीएनए प्रोड्यूस हो रहा है, डीएनए से डीएनए प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये एटोकैटालिसिस बन गई। हेटेरोकैटालिसिस में डीएनए से क्या बन रहा है, आरएनए बन रहा है, तो ये हेटेरोकैटालिसिस बन गए। अब एटोकैटालिसिस के अंदर रेप्लिकेशन प्रोसेस किस प्रकार से चलती है वो हमने शुरुआत की है। अब देखो उसी के साथ एंजाइम्स की लिस्ट हम देख रहे थे जो रेप्लिकेशन को सपोर्ट करते हैं। हेलिकेज एंजाइम जो है वो हेलिक्स रिमूव करने के लिए सपोर्ट करता है डीएनए स्ट्रैंड में। टोपोआइसोमरेज टेंशन रिमूव करेगा डीएनए स्ट्रैंड का। स्टेबलाइजिंग प्रोसेस है जो स्टेबलाइजिंग प्रोटीन एंजाइम लाइक वर्क करता है और डीएनए स्ट्रैंड को स्टेबलाइज करता है। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है स्टूडेंट, जो रिमूव करता है प्राइमर को और गैप फिलिंग को भी सपोर्ट करता है। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, जिसके हमें 3 डिफरेंट सब यूनिट मिलते हैं। फर्स्ट वाला अल्फा सब यूनिट, सेकंड एप्सिलॉन सब यूनिट, और फाइनली बीटा सब यूनिट है वहाँ पर। अब इतने सारे सब यूनिट है तो इन सभी सब यूनिट का वर्क डिफरेंट है। जैसा अल्फा सब यूनिट का अगर वर्क हमने देखे तो वो कैटालिसिस लाइक वर्क है स्टूडेंट। जो एप्सिलॉन सब यूनिट है सेकेंड नंबर का, उसी का वर्क जो दिया है वो प्रूफ रीडिंग के वास्ते दिया है, और जो फाइनली है बीटा सब यूनिट वो तो स्लाइडिंग क्लैम्प के लाइक वर्क करता है। उसके बाद फॉस्फोराइलेज जो न्यूक्लियोटाइड के अंदर प्रेजेंट रहने वाले नाइट्रोजन बेसिस को एक्टिव करने के लिए सपोर्ट करेगा, और न्यूक्लिएजेस जो प्रूफ रीडिंग के लिए हेल्प करता है। तो इसी तरह से ये डीएनए रेप्लिकेशन के एंजाइम्स हो गए और उन्हीं के फंक्शंस हो गए। उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस को ओवरऑल देखते हैं हम, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, पूरी डायग्राम देखेंगे, और डायग्राम देखने के बाद हमें नेक्स्ट जो लेक्चर लेना है उसी लेक्चर्स के अंदर डिटेल में स्टेप्स समझ में आने वाले हैं। ठीक है, चलो इसके लिए थोड़ी जगह बनाते हैं, और जगह बनाने के लिए हमें थोड़ा इरेज करना पड़ेगा। अब इसी के अंदर तो कोई डाउट आपको नहीं है, अगर डाउट रहेगा तो आप प्रॉब्लम पूछ सकते हो, डाउट क्या है वो भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक आपको किसी प्रकार का डाउट यहाँ पर नहीं है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आगे